अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़यात के तनाजुर में कौम से खिताब किया है। इस खिताब पर भी बात करेंगे, बताएंगे वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज अपनी ज़माने तालिब इल्मी की एक तकरीर से करूंगा। इस तकरीर के अल्फाज आज भी उतने ही अहम हैं जो एक दहाड़े। हालात तब भी ऐसे ही थे और वाक़यात अब भी बिल्कुल नहीं बदले। देखता हूं बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। आली वकार, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की। कंकर किस पे गिराएं, कातिल पे या मकतूल पे, तकरीब कार पे या तकरीब गुजीदा पे। हाँ सदर वकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुवत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। घर से निकले तो डरे दुख्तरे मशरिक तन्हा, उसको इस दौर के हैवान से डर लगता है। और ऐसे हालात का मूजब है ये इंसान, तो कहो आज इंसान को इंसान से डर लगता है। सवाल ये है कि आज ज़माने तालिब इल्मी की तकरीर क्यों याद आई, ये बातें आज क्यों दिखाई जा रही हैं, इस तकरीर की ज़रूरत आज क्यों महसूस हुई। इस तकरीर का तज़किरा आज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, शटर डाउन, पहिया जैम है, एक अजीब किस्म की अफरा तफरी का सा समा है। पाकिस्तान में ऐसे ही हालात लाल मस्जिद वाक़े की तनाजुर में भी थे, ऐसे ही पहले भी होता रहा है। मामलात इसी तरह से दिखाई देते रहे हैं। आज इमरान खान साहब को कौम से खिताब क्यों करना पड़ा, उन्होंने क्या कहा, ज़रा इमरान खान साहब की वो तकरीर भी आपके सामने रखते हैं। वो जो TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। अब एक जानिब फेक अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने मजहबी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है, रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन सब के बावजूद हुकूमत कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है। चंद दिन कबल वजीर दाखिला मुज़ाकरात से इनकारी थे, मगर आज उन्होंने मुज़ाकरात की खुशखबरी भी सुनाई है। ये खुशखबरी सुबह सहरी के वक्त भी उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के जरिए से जारी की। उसके बाद आज पार्लियामान के अंदर भी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया। वो क्या कह रहे थे और मुख्तलिफ तरीके से स्टेटमेंट्स कब कब बदलते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है, न मेरे नोटिस में है। TLP से बातचीत चल पड़ी है, पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। मैं और नूरुल्लाह कादरी सीधे यहाँ से जाएंगे, अच्छी खबरें होंगी, बेहतरी की खबरें होंगी। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी खबरें होंगी, बेहतरी की खबरें होंगी। नूरुल हक कादरी साहब भी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो अच्छी खबर क्या होती है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। आज कौमी असम्बली में भी इतवार को होने वाले वाक़यात की गूंज सुनाई देती रही। सियासी जमातों ने हुकूमत की गलतियों की निशानदेही की। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने तमाम तर हालात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें? जा अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसका मुझे नहीं पता, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे। आज वजीर आजम को यहाँ होना चाहिए था। आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला को आप इस तरह टैकल करेंगे, इस्लामी मुल्क में आप इस तरह बात करेंगे। कभी आप कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी आप कहते हैं वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है।
साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो हुकूमत की नाअहली करार दे रहे हैं इस तमाम तर मामले को। सवाल पैदा होता है कि कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात हुकूमत की नाअहली है? क्या हुकूमत अपने मौक़िफ़ से यू टर्न ले रही है? कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात किस बुनियाद पर हो रहे हैं? हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या हुकूमत अपने बयानिए से पसपाई इख्तियार कर रही है? तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब का आज का खिताब, उन्होंने 3 तरह की डायमेंशंस पेश की हैं और वो डायमेंशंस क्या हैं? एक तो इमरान खान साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि अप्रोच क्या थी जिस पर कार्रवाई की गई और फिर उनकी हुकूमत की अप्रोच क्या होगी, ये मामला सामने रखा है। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मुज़ाकरात के डायमेंशंस पर हो रहे हैं, ये भी एक सवाल का निशान है। इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो रहा है। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी और वफाकी वज़ीर मसबी अबू नूरुल हक कादरी साहब भी मुज़ाकरात में का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ से जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं इन मुतालबात को लेकर? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि यूं लग रहा है कि जैसे हुकूमत एक मजाक कर रही है इस सारे मामले में। ये जो इनके साथ उस वक्त फैसला आपस में इन्होंने किया था, क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होना चाहिए था? क्या जो आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हमें लेक्चर दे रहे हैं हुकूमत पूरी कौम को कि जी ये नुकसान हमारा है उनका नहीं है, तो क्या ये बात उस वक्त सोचनी नहीं चाहिए थी? हमने कैसे उनसे वादा कर लिया कि जी हम ये वादा करते हैं कि फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको हम मुल्क बदर कर देंगे। तो हुकूमतें ऐसे काम जल्दी में नहीं किया करती। तो मैं समझता हूँ कि वही सबसे बड़ी गलती हुई और कोई चीज़ भी जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई। तो इस तरह के जब आप फैसले करेंगे तो फिर आपको ये अंजाम तो उसका भुगतना पड़ेगा। अब फिर आपने उनको जो स्टेटस दे दिया उसके तहत आज आप उनके साथ मुज़ाकरात कैसे करने चाहते हैं? क्या कानूनी तौर पे आपने देखा कि जो जमातें जिनको आप इस तरह का स्टेटस दे देते हैं उनके साथ आप बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर ली है और इस मुश्किल का हल सिर्फ अभी एक यही है कि पहले उनका मुज़ाकरात करें और इसके अंदर पार्लियामेंट को भी शामिल करना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक गलती करती तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एक चेन है गलतियों की आगे किए जाए। तो जो इस वक्त हल है वो गलत है। ठीक है, अभी देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उस खिताब के अंदर एक अप्रोच पेश की है। 2 अप्रोचेज है, वो कहते हैं एक अप्रोच वो है जिस पर ये लोग कार फरमाते, दूसरी अप्रोच वो है जो हमारी है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि इस मसले को दुनिया भर में उजागर किया जाना चाहिए। आप इस अप्रोच को किस तरह से देखते हैं जिससे हुकूमत चल रही है? नहीं, हुकूमत बात सही कर रही है, मगर काश ये उनके साथ मुआहदा करने से पहले इन सारी बातों को सोचा होता, जो कि उन्होंने जल्दबाजी में किया और उसका अब खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, देखिए एम्बेसडर को निकालने का मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क बदर किया जाए। आपको लगता है ये कोई मसले का हल है? यहाँ पर लचक का मुजाहरा करना चाहिए जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि निकालना कोई हल नहीं है और निकालने से हमें अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लगता है कि दूसरे फरीक को लचक का मुजाहरा करना चाहिए? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, मगर ये जो उनके साथ मुआहदा था इस पे हुकूमत ने उनके साथ दस्तखत क्यों किए? तो कसूर तो हुकूमत का हुआ ना। बहरहाल अब उन्हें राजी करना चाहिए कि वो लचक का मुजाहरा करें। ये जो भी उलमा उनके पास गए हुए थे, इनके जरिए उनको इस बात पर राजी करना चाहिए। वो गलती हुकूमत की है, मगर अब उन्हें थोड़ी सी हुकूमत को छूट देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपके वक्त के लिए। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी भी की गई है, लेकिन अब हुकूमत को सोचना होगा कि इस तमाम तर मामले को कैसे रैप अप करना है, कैसे वाइंड अप करना है, कैसे माहौल को पुरअमन बनाना है। फरीक के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं
एंगेज किया जा रहा है, अब उसमें क्या मुतालबात होंगे, किस सतह के ऊपर और उसको किस तरह से मंजूर किया जाना चाहिए, किसको बैकफुट पर आना चाहिए है। अब बात यह है कि बैंड आउटफिट जब हुकूमत ने करार दे दिया, क्या इसका कोई रिवर्सल है? क्योंकि माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि आपने तंजीमों पर पाबंदी लगाई, लेकिन उसके बाद जब रियासत की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाता है, हुकूमतें लचक दिखाती हैं, हुकूमतें वक्त दिखाती है, तो उस वक्त वो दोबारा फलती फूलती हैं, रीऑर्गेनाइज करती हैं और फिर से वही कुछ होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। अब क्या ये मसले का हल है जिस पर हुकूमत रिवर्सल का मुजाहिरा करेगी? क्या यहाँ पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी हुकूमत को, या फिर हुकूमत पेशरफ्त करेगी, एंगेज करने से इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा और दूसरे फरीक को कन्विंस कर लिया जाएगा? ये बड़ा अहम है। अब इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अभी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत पर किस कदर दबाव है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम है। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मामला हुआ है, जो मुज़ाकरात वाला मामला है, उसमें हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया। ये मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। अब इस तमाम तर मामले पर इंटरनल कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव का सामना है, इस वक्त चैलेंज का सामना है, और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जिस तरह का रिएक्शन आपने दिया है उस पर हम मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और चौहान साहब भी कुछ ऐसे ही जज्बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एपिसोड हुआ है कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, इस एपिसोड में हुकूमत की तरफ से कहाँ गलती हुई है? आपकी गवर्नमेंट किस जगह पर कोलैप्स की है? आपको क्या लगता है सर? अस्सलातु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, और बिल्कुल हमारी गलती इसमें हुई है और हमें बबांगे दोहल मानना चाहिए अपनी गलती को। देखें, जो शेख रशीद साहब पहले करके आए मुआहदा, उस मुआहदे को तो मैंने नहीं देखा और ना हमें पता वो कब मुआहदा करके आए, कब उन्होंने साइन किए। लेकिन कम से कम जो गवर्नमेंट की रिट होती है और सब एजेंसीज का इमरान खान साहब को पता था कि ये तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कमिटमेंट इनसे की गई थी, अगर तो या तो कमिटमेंट करते ना, अगर तो कमिटमेंट की थी तो आपका टाइम गुजर रहा था तो आप उनसे एक दोबारा मीटिंग कर लेते। हमारे ही लोग हैं, वो गैर मुल्क के नहीं हैं, आप उनको दोबारा मीटिंग करते भी। आपका हमारा जो टाइम था मीटिंग का वो करीब आ चुका है, तो लिहाजा हम जो आपसे कमिटमेंट हमारी हुई थी वो करीब हम पूरी नहीं कर पा रहे, या हमें मजीद टाइम रिक्वायर्ड है, या ये वाले प्रेशर्स हैं, तो काइंडली हमारे साथ बैठ के मिलने बजाय गवर्नमेंट खुद उनसे रब्ता करती। नंबर 1 ये गलती हुई। नंबर 2 ये कि अब जब आपने उनको रब्ता भी नहीं किया और आप सडनली एक आता है टीवी पे, एक छोटा सा प्लान करके चला दिया जाता है कि जी साद साहब को अपना उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, और वो अनाउंस कर रहे थे और बहुत बड़ा मोब निकाल रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, मुझे पता है कि हमने 120 दिन का धरना दिया था, तो वहाँ पर एक पौधा और एक कोई चीज़ भी नहीं हिली थी। ये तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग हैं, इन्होंने तो किसी चीज़ को हिलाना ही नहीं है। इन्होंने क्या करना, घर से निकलेंगे, अपना एक प्रोटेस्ट अनाउंस करेंगे। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से जिस तरह उनको एंगेज किया जाना चाहिए था, एंगेज नहीं किया गया। फिर उस बात हो रही है मुआहदे की, जो मुआहदा हुआ और उसके बाद पार्लियामान में लाने वाली बात हुई, उसको नहीं लाया गया, और उससे पहले ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया है। लेकिन चौहान साहब, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बैंड आउटफिट के साथ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? अभी देखिए, मेरी बात सुने, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं हुआ अभी भी। देखिए, जब इंसान, ये अपना घर है, ये मुल्क मेरा पाकिस्तान है, सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सोचना है कि मैंने अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पे किया था, और मैंने सपोर्ट इसलिए किया था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 अल्फाज थे जिन अल्फाज की वजह से मैंने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके और पिछले 12 साल रात दिन मेहनत करके इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, जिसमें अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक ये थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अब सोचने वाली बात यह है कि अब जब अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी है तो हम इतने गरूर और मकरूर ना हो कि हमें एकदम से लोग नीचे नजर आने वाले कमीन और छोटे नजर आने शुरू हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें इनको दिल से लगाना है,
इनको गले से लगाना है, सुनना इनकी बातों को, क्या मसला हुआ है मुझे ये बताएं। जब हज़ारा का मसला हुआ था तो हज़ारा के मसले के ऊपर 2 मिनट के अंदर 4 हमारे वजीर फौरन पहुंच के जहाज लेकर वहां वजीर आजम का, और 4 वहां जनाजे रखे थे, तो वहां फौरन तो कितने वजीर पहुंच गए। लेकिन यह अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान खुद गए उनके दुखों का मुदावा करने। और यहाँ पे जो एक इशू चल रहा है, इतना बड़ा सीरियस इशू है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खुद जिक्र करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान, तो उनको यहाँ भी चाहिए था कि एक मुआहदा जो है वो नहीं आगे चल पा रहा, तो इनको कम से कम बुला के खुद मुलाकात कर लेते और कहते बेटा मेरे जो भी नौजवानों, जो भी दोस्तों, जो भी साथियों, आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हूं। लिहाजा हमें बैठ के सोचना है कि हम इसका हल कैसे निकालें, ना कि उनको उनके रास्ते में छोड़ दिया जाए। लेकिन नज़ीर चौहान साहब, आज भी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि वो उनके साथ एंगेज थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 महीने से हो रहे थे, जब मुआहिदा हुआ उस वक्त भी वो मौजूद थे। नूरुल हक कादरी साहब जो है वो मुख्तलिफ एपिसोड्स हो चुके थे उनके मुज़ाकरात के। जब नई बात तस्लीम की गई या किसी ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा था, तो उसके बाद इंतहाई इकदाम लेना पड़ा। ये वर्जन है नूरुल हक कादरी साहब का और वफाकी वजीर दाखिला का। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई आखिरी मामला नहीं होता, ये कोई जब टॉकिंग चल रही होती है, टेबल टॉक हो रही होती है, तो उसमें हुकूमत जो है हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा करती है, क्योंकि हुकूमत ने ही बड़ेपन का मुजाहरा हमेशा करना होता है। ये जिंदगी में याद रखिएगा कि जितने भी लोग होते हैं हुकूमत के, वो उनके जिस तरह एक बाप का करैक्टर होता है, इस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको एक बड़ा करैक्टर अदा करते हैं। अगर इनसे मैटर हल नहीं हो रहा था, कमेटी चेंज कर देते, फौरन कमेटी चेंज करते कि भाई ये कमेटी भेजी थी, इनसे आपके जो मशावरत चेंज नहीं हुए, लिहाजा हम नई कमेटी बना रहे हैं और आप बताएं उसको कैसे मसले को हल करना है। और जो उनके पॉइंट से वज़ीर आज़म साहब के सामने रखते या वज़ीर आज़म साहब की एक मुलाकात करवा देते कि यार आप बताएं आपके इश्यूज़ क्या हैं। देखें उन्होंने एक मुतालबा किया था सिर्फ फ्रांस वाला कि उनके मशीर को भेज दें, यहाँ से उनके जो एम्बेसडर उनको निकाल दें। और वो क्या कह रहे थे जी, उन्होंने क्या कहा था, हम बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां अगर मैं गोलियां मार दी जाए। नहीं, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें बताया कि देखिए एम्बेसडर को निकालना, नज़ीर चौहान साहब, गोलियां मारी गई। चौहान साहब अभी आपको क्या तवक्को है? नूरुल हक कादरी साहब और शेख रशीद साहब भी मुज़ाकरात फिर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इस कमेटी को चेंज करना चाहिए था, लेकिन वही कमेटी अब भी मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हम आपको अच्छी खबरें सुनाएंगे। ये कमेटी इस काबिल नहीं रही, इसके ऊपर किसी का एतमाद नहीं होना, ना इस कमेटी ने कोई फैसला लेके वहां से आना है। मेरी वजीर आज़म से गुजारिश है इस कमेटी को फौरन चेंज करें। लोग बहुत गुस्से में इनके ऊपर हैं। ये जो इस वक्त शेख रशीद साहब हैं, नूरुल हक कादरी साहब हैं, इनकी लोगों ने नहीं सुननी, ये उल्टा जलील होके आएंगे और उल्टा गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचेगा। मेरी आपसे गुजारिश है बातों को समझें। देखें इस वक्त हसासियत यह है, हमने इशू को सोल्व। अच्छा चौहान साहब मुझे लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताएं कि आप इस मैनेजमेंट के ऊपर, बैड गवर्नेंस के ऊपर आप दिल बर्दाश्ता है? कितने लोग ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त आपके साथ है और क्या कदम हो सकता है? पूरा मुल्क इस वक्त मेरे साथ है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप भी मेरे साथ हैं इस वक्त, आप भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस करेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने मेरे प्यारे भाई, हसासियत को समझें। इस वक्त पूरा मुल्क मेरे साथ है, इस वक्त आप भी मेरे साथ है, आपके पीछे कैमरामैन भी मेरे साथ है, जो सुन रहे हैं वो भी मेरे साथ है। इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक बात है कि किस तरह से इन लोगों को मोहब्बत प्यार से फहमो तफहीम के साथ हम यहाँ से निकाल लें। देखें डेड लॉक नहीं करते, अब भी वक्त है, नई कमेटी बनाई जाए, इनकी बात को सुना जाए और इनके चंद जो लीडरान हैं उनको बुलाकर हमें। बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़ीर चौहान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि कमेटी नहीं होनी चाहिए, सिरोना तश्कील देनी चाहिए और फिर उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ अतराफ से शदीद दबाव में है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप की जानिब से मुसलसल शिकायत बढ़ रही हैं। काबीना में रद्दोबदल हुआ तो मुंतखब अरकान के शकवे भी बढ़ गए हैं। काबीना में तब्दीली के वक्त भी पुराने चेहरे नई वजारतों में आ गए हैं। शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया तो एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के मेंबरान के जो लबों पर है शिकायत दिखाई दे रही हैं। PTI मेंबरान ही नहीं बल्कि काबीना में बैठे अफराद और जहांगीर खान ग्रुप के
अफराद भी गैर मुंतखब अफराद को मसाइल की असल वजह करार दे रहे हैं। इससे पहले भी फवाद चौधरी, गुलाम सरवर साहब हो, राजा रियाज साहब हो, वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने दें। इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसी साजिश करके आ गए हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और जो साजिश कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तरीक़े इंसाफ को मजबूत किया, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तरीक़े इंसाफ को बनाया, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तरीक़े इंसाफ की पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाई। इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक आई वुड से कि एक सर जंग जो है वो है, और नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं। तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा, इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं। इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसहाक खान खातवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब के सदर भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जहांगीर खान तरीन ग्रुप का हिस्सा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खातवानी साहब आपके वक्त के लिए। खातवानी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जो गैर मुंतखब अफराद को मुंतखब लोगों पर तरजीह दी जाती है, अभी हालिया कैबिनेट रीशफल के अंदर भी देखा गया शौकत तरीन साहब को वजीर खजाना लगाया गया है, गैर मुंतखब हैं, ये फैसले कौन करता है तहरीक इंसाफ में? सर, तो सब यहाँ पर जो माहौल है और तमाम हुकूमतों में ऐसे होता है कि हमारा अनोखा नहीं है कि ये ज़्यादातर फैसले जो हैं वज़ीर आज़म साहब ख़ुद करते हैं। और उन्होंने, अगर आपने उनका जब शौकत तरीन साहब को उन्होंने इंडक्ट किया है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मेरा 35 साल से मिलने वाला है, वाकिफ़ है और शौकत खानम के गवर्निंग बोर्ड का मेंबर रहा है, लिहाजा वो इनको खुद जानते हैं। इसमें किसी और की अपना मुशावरत मेरे नहीं ख्याल किसी के है, अगर है तो कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIA की तहकीकात जारी हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, वो कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉड का मामला है। वो जब जाते हैं बैंकिंग कोर्ट के अंदर तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ MNAs और MPAs का एक ग्रुप जाता है। लास्ट हियरिंग के अंदर आप भी मौजूद थे। बार बार इस्तफसार हो रहा है कि अगर आपको लगता है कि विद इन द पार्टी कोई एंटी जहांगीर तरीन लॉबी काम कर रही है या कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहा है या इमरान खान साहब के दूर करने की कोशिश की जा रही जहांगीर तरीन साहब को, तो कौन लोग हैं सर? उनका नाम क्यों नहीं लेता आप? देखें, जब तक कोई इसमें तो शक नहीं है ना कि वहाँ पर कई उनके दफ्तर में या उनके पार्टी के अंदर कई लोग जहांगीर के मुखालिफ तो मैं नहीं समझता, मगर जहांगीर साहब के काविश और काम और समझ के अंदर उनके बहुत सारे हसद करने वाले बहुत सारे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते थे और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते थे। उन लोगों का एक ग्रुप है, हसद ग्रुप जिसको कह सकते हैं, वो उनसे बड़े मरगूब हैं कि ये चीज़ें समझता है, इसको समझ है, ये काम देता है इमरान खान साहब तो उनको वो काम कर देते हैं। ये पार्टी के दिनों की बात कर रहे हैं, हुकूमत में तो मैं कभी उनको मिला नहीं। जब से हुकूमत बनी है 17-18 अगस्त से 2018 में, मैं तो पार्टी के दिनों में ये लोगों की समझ में, लोगों को अपना यकजा करने में, पार्टी के अंदर एक यगानगियत बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए जो लोग काम करते थे वो लोग और थे, जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते थे वो लोग और थे। अब अगर उनमें हसद करने वाले लोग आ गए और अगर यानी खाकवानी साहब ये सियासी लोग हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यकीनन आप देखिए 2018 में जब इंतखाबात हुए, आप जनूबी पंजाब के सदर रहे हैं, आपकी तो नजर से गुजरे हैं और यकीनन आपकी नजरों से ओझल तो नहीं हो सकते ये कौन लोग हैं। तो आप तो खाकवानी साहब बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है ये। जी 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 लोग हैं जी, काफ़ी लोग हैं और वो इस वक्त बड़े ओहदों पर फाइज भी हैं। जो फैसला केस तो जहांगीर तरीन साहब ने अदालत में कंटेस्ट करना है। अब 35-40 या और लोग अगर शामिल हो जाते हैं, ये मिलके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, खान साहब को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करेंगे, इंतहाई इकदाम क्या हो सकता है इस ग्रुप का? नहीं, मैं अर्ज़ करूँ ये इस वक्त तक तो
जहांगीर खां के साथ यकजहती का जिन लोगों ने खुद ब खुद इजहार किया है, हम समझते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, काबिल इज़्ज़त हैं कि वो अच्छे को अच्छा कहते हैं और बुरे को बुरा कहते हैं। हुकूमतों में अमूमन ऐसे होता है कि लोग खुशामद पसंद हो जाते हैं और खुशामद टोला बन के ना वो हर वक्त अपनी राग लपते हैं, उनका रिज़ल्ट उनसे कुछ नहीं निकलता, मगर वो दोस्तों में दूरी करने में उनका किरदार हो जाता है। और वो आज नहीं हो रहा, ये तो रोज़ अव्वल से इस किस्म का काम होता है। तो बताइए ना खाकवानी साहब कि जहांगीर तरीन साहब से इनसिक्योर कौन है सर? किसको जहांगीर तरीन साहब से सबसे ज्यादा खतरा है? जहांगीर खां, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, ये उनके हैं वहाँ पर हसद करने वाले जो इस वक्त तक ओहदों पर भी हैं और अभी तक उनसे कुछ हुआ भी नहीं है। नहीं तो अभी आप खाकवानी साहब हासिदीन से डरते हैं सर? हासिदीन से डर रहे हैं आप? उनका नाम ले बताएं, कौन लोग हैं सर? भाई वो आ जाएंगे आपके सामने। मैं इस वक्त जहांगीर खां के बारे में और उनके लोग जो उनके साथ शामिल हुए हैं और आकर उनके साइड पे खड़े हैं, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, वो पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। ये एक तासुर गलत दिया जा रहा है उस लॉबी की तरफ से कि ये लोग पार्टी के खिलाफ हैं। ये पार्टी के खैर ख्वाह हैं, पार्टी इन लोगों ने बनाने में बड़ा काम किया है। मैं आपको एक चीज देखिए ना किसी नजरिए पे तो होंगे ना खाकवानी साहब, देखिए किसी नजरिए पर तो इकट्ठे हुए होंगे। अगर नजरियाती लोग हैं, नजरिया ये है जी 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 ये इनका नजरिया, तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, वो समझते हैं कि जहांगीर खां के साथ अनफेयर डीलिंग हो रही है, उनके साथ ज्यादती का किया नहीं, लेकिन ये ज्यादती कौन कर रहा है, अनफेयर कौन चल रहा है, जब तक ये बताएंगे नहीं तो ना तो पब्लिक को समझ आएगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को समझ आएगी जो हाईजैक हो रहे हैं, ना इमरान खान साहब को समझ आएगी। सर भाई साहब इस तरह नहीं भाई साहब, ये जितने बंदे हैं ये 5-5 लाख आबादी के लोग हैं, ये अपने हिसाब लगाते हैं कि आया हम सही कॉज पे खड़े हैं, हमारे साथ अवाम भी है, या हमें अवाम रिजेक्ट कर देगी और हम यारो मददगार रह जाएंगे। अच्छा खाकवानी साहब, सादा सा सवाल है सर तंजीम के, मुझे ये बताएं कि बुरा कौन है इस वक्त? चले अच्छा तो समझ आ गया कि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो इसलिए खड़े हैं कि वो अच्छा है, बुरा कौन है खाकवानी साहब? वो तो अभी उन्होंने तो अच्छे की वो किया है अपना डिफ्रेंसिएशन, और वो आज उसके साथ खड़े हैं। जब वो वक्त आएगा जब वो बुरों के खिलाफ खड़े होंगे, वो फिर आपको वो भी नजर आ जाएगा। देखिए वो कहते हैं जबर को जबर कहा और कहे जाएंगे। अगर कोई गलती पर है, कोई इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहा है, 3 साल हो गए हुकूमत को, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, तो बताए कि कौन लोग हैं जो खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं? तो आप भला करेंगे मुल्क और कौम का। वो बिल्कुल ये मुल्क और कौम का भला भी है, इसमें इमरान खान साहब की पार्टी का भी है। सर बताएं ना कौन लोग हैं सर? जुस्तजू खाकवानी साहब बताएं ना कि कौन लोग हैं, कौन सा ग्रुप है? वो शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो असद उमर साहब हैं, वो आजम खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, वो कौन है सर? ये बात मैं आपको ये जब देखे ना, जब ये फैसला होगा ना कि सही तरीके से सबके कवायद सबके सामने आ जाएंगे, तो वो भी पता लग जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 21 अप्रैल को एक इजलास होने जा रहा है, आपने कहा कि 21 अप्रैल के इजलास में हम फैसला करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। राजा रियाज साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए बताया, अब 21 अप्रैल को इंतहाई इकदाम क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप? वो अब देखे ना, जब आपके साथ ही इतने खड़े हो आपके साथ और अकल और समझ और नुमाइंदगी के हों, उनसे बैठ के मशवरा करेंगे कि साहब बताएं कि क्या करें। आपका क्या मशवरा होगा खाकवानी साहब? हैरान होंगे पागे जी, आपका क्या मशवरा होगा? मेरा यही मशवरा होगा कि ये हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहें, पार्टी के प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि पार्टी ये हमारी भी उतनी है दिल अजीज़ पार्टी जितनी बाकी लोगों की है। जो साहिब इक़्तिदार है उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुल हम पार्टी का मालिक है, पार्टी के हम भी कारकुन हैं और पार्टी हमारी भी उतनी अजीज़ है। और हमारा ये हो सकता है कि अगर बाकी लोगों से तो हमारी पार्टी में ज़्यादा कदर मंजिलत है, सिर्फ इमरान खान ने जो पार्टी बनाई है उनकी जो मेहनत है वो हमारे से बहुत ज़्यादा है। अगर वो 90% है तो 10% हम भी पार्टी के बंदे हैं।
पार्टी हमारी भी है जनाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसहाक खान खाकवानी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, अभी एक ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आटा नापैद और चीनी नायाब है, हुकूमत फिर भी कामयाब है, आम आदमी की क्या मुश्किल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम है। हुकूमत जहां सियासी दबाव का शिकार है वहां उसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना भी है। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों को चीनी में असर है, ना ही रोटी बनाने को आटा दस्तयाब है। रमज़ान के दौरान 7 अरब की सब्सिडी के दावे किए गए मगर कहीं भी इसके असरात दिखाई नहीं दे रहे। शहर लाहौर के तमाम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब है। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी मिल नहीं रही, लेकिन वहाँ आपको 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं दी जा रही है। लंबी लंबी कतारें हैं चीनी लेने के लिए। रोज़े की हालत में कई मीटर लंबी लाइनों में खड़ा हुआ जाता है। और ऐसे में जब कोविड की 3rd वेव भी है, शहरी 1 किलो चीनी लेकर जाते हैं जबकि उनके अंगूठों पर निशान लगाए जाते हैं। रही बात आटे की, तो 10 किलो का थैला खरीदना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। जिस तरह चीनी के लिए लंबी लाइनें, ऐसी सूरत हाल आटे के वक्त भी दिखाई दे रही है। छोटे शहरों में दुकानदारों को 85 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है, हालांकि परचून फरोश खुद चीनी 110 रुपए फी किलो खरीद रहे हैं। हुकूमत छोटे दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है जबकि बड़े बड़े माफिया आजाद घूम रहे हैं। इसी हवाले से हमने लोगों की राय जानने की कोशिश, और से एक रिपोर्ट है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, लाहौर शहर में शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए 30 मकामात पर रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें चीनी और आटे के अलग अलग स्टॉल्स हैं, जबकि फेयर प्राइस शॉप्स भी हैं जिन पर 13 ऐसी अशिया खुरनोश हैं जिनकी कीमतें 2 से 25% तक कम रखी गई हैं। मजमूई तौर पर क्लेम यह किया जा रहा है कि अरबों रुपए की सब्सिडी देकर 65 रुपये फ़ी किलो में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन हालत यह है कि आज चूँकि हम सेकेंड टाइम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन चीनी के ये मेरे अक्का में नज़र आने वाले जो स्टॉल्स हैं आप देख भी सकते हैं, ये बंद पड़े हैं। और यहाँ पर जो यहाँ 6 बजे तक का टाइम है, लेकिन अभी 6 भी नहीं बजे और 5 बजे से कबल ही 4:30 बजे ही ये बंद कर दिया। कुछ शहरी भी हमारे साथ हैं, इनके क्या तासुरात हैं। सस्ती चीनी का राग तो लापा जा रहा है, लेकिन मुयस्सर आ रही है या नहीं आ रही वो भी इनसे पूछते हैं। क्या वजह है कि यहाँ चीनी मिलती है आपको? वैसे भाईजान चीनी बहुत जलील होकर मिलती है। कुछ इधर पहले इधर एसी साहब भी आते हैं, वो निगरानी कर रहे हैं। ये कल की बात है, पर 2 दिन पहले ना चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने आके देखा लोग इधर जलील हो रहे, इनको कहा है 4 लाइनें लगा दें। 2 लाइनें लगाई हुई हैं और इतनी लंबी लाइन है कि उधर बंदा जाते जाते ना कभी 2 बजे चीनी ख़त्म हो जाती है, कभी 4 बजे ख़त्म कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं। और रात को एवरी डे रात को कभी 10 बोरियाँ कभी 15 बोरियाँ ये जो पटवारी है ये चोरी करवाता है, इसके बंदे रात को लेके जाते हैं। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरे शहरियों से पूछते हैं, क्या लेने आए थे आप बाज़ार से? मैं चीनी लेने आया था यहाँ पे। तो फिर मिली क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। चीनी तो क्या मिलनी, यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा कि चीनी कहाँ से ले हम। आपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया शहरियों ने, मजमूई तौर पर उनसे आपने बात भी की है कि मजमूई तौर पर चीनी जो मार्केट में है वो तो नापैद है, मुमकिन ही नहीं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स भी तश्कील दिए गए, बराह रास्त दुकानों पर चीनी पहुँचाने के भी दावे किए गए, लेकिन ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। जबकि जो मार्केट में आज भी चीनी 100 रुपये से 120 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है, और दूसरी जानिब दावे हैं कि 65 रुपये के और 65 रुपये वाले जो काउंटर्स हैं वो बंद पड़े मेरे अकब में। इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हमारे नुमाइंदे मौजूद थे लाहौर के रमज़ान बाजार में। आपने देखा है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को चीनी मैसर नहीं है। कतारें मौजूद हैं,
चीनी मौजूद नहीं है, और जहां पर चीनी मौजूद होती है वहां 1 किलो से ज्यादा मिल नहीं रही, और जब ले लेते हैं तो उसके बाद आपके हाथों पर निशानात लगाए जाते हैं कि आप चीनी ले चुके हैं। यानी चीनी लेने के लिए भी किस कदर मुशक्कत से गुजरना पड़ता है, किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, और फिर कैसी तस्लील होती है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। ये देखिए कैसे निशानात लगाए जा रहे हैं कि जैसे कोई वैक्सीनेशन हो रही है या पोलियो के कतरे पे लाए जा रहे हैं। और कोविड की 3rd वेव है, इस वेव के दौरान जब रश नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरफ हुकूमत जो है वो हिदायत देती है, और दूसरी तरफ उन्हीं सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बहरकैफ ये क्या कुछ हो रहा है, इन्हीं बुरी खबरों में एक अच्छी खबर भी आज हमें दिखाई दी है, और वो अच्छी खबर ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक अहम फैसला कर लिया है। चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के नाम एक मरासला इरसाल किया गया है। ड्रैब ने मरासले में कहा है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो नुस्खों में ब्रांड की बजाय अद्वियात के जेनेरिक नेम्स लिखें, उनके सॉल्ट लिखें। अब मुल्क भर में अद्वियात बनाने वाली कंपनीज और डॉक्टर्स की मिली भगत से हो क्या रहा था कि आम अद्वियात मुख्तलिफ नामों के साथ महंगे दामों फरोख्त की जा रही थी। डॉक्टर उस दवा का नाम अपने नुस्खे के अंदर लिखते थे कि जिस दवा साज कंपनी का नुमाइंदा उनके पास पहुंचता था, जो बात हो जाती थी, वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर लेते थे। मुख्तलिफ शहरों ने इस मामले की शिकायत ड्रैब से की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए फैसला किया गया कि अब अद्वियात ब्रांड के नाम से नहीं होंगी बल्कि उन मुरक्कबात के नाम से फरोख्त होगी जो उसके अंदर मौजूद है, जो इस्तेमाल हुए हैं। होता यह था कि अद्वियात बनाने वाली कंपनीज और एजेंट्स डॉक्टर्स के साथ राब्ता करके सस्ते जराए से तैयार होने वाली अद्वियात महंगे दामों फरोख्त करते थे। कंपनी के अद्वियात तजवीज़ करते हुए डॉक्टर्स को भी कमीशन दिया जाता था। उन्हें बैरून मुल्क तफरीह दौरों समेत दीगर फवायद भी दिए जाते थे। कंपनीज डॉक्टर्स के जरिए अपनी अद्वियात की फरोख्त बढ़ाती, जिसका सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता। अब ड्रैब ने डॉक्टर्स और कंपनीज की मिलीभगत का खात्मा तो कर दिया, लेकिन सवाल तो ये भी है कि डॉक्टर्स दवा का जेनेरिक नेम तजवीज़ करेंगे, नुस्खा मेडिकल स्टोर तक पहुंचेगा। अब मेडिकल स्टोर की जिम्मेदारी है कि वो मरीज को कौन सी दवा देता है। यानी अब डॉक्टर्स की बजाय मामला मेडिकल स्टोर्स पर आ जाता है। कहीं मेडिकल स्टोर्स को माफिया तो नहीं बना दिया जाएगा। अब मेडिकल स्टोर्स मालिकान कंपनीज के साथ मिलकर आवाम को दोनों हाथों से लूटने तो नहीं लगेंगे। सवाल यह है कि क्या ड्रैब का फैसला मामलात को बेहतर बनाएगा या मजीद खराबियां पैदा होंगी। ड्रैब मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनीज की मिलीभगत को कैसे कंट्रोल करेगा? क्या अवामी शिकायत दूर करते करते मसाइल में मजीद इजाफे का खतरा तो नहीं पैदा? यकीनन ये फैसला दाद समेटने से पहले, इस मामले पर अप्रिसिएशन से पहले इन तमाम तर पहलुओं पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।